अगर आप जॉब करते हो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, उससे कोई हेल्प मिलती है नहीं। मेरे को कैसे पता चला कि कैसे काम करना है? पहले हमें 2-3 महीने तक तो हमारे कोई ऑर्डर ही बिल्कुल नहीं, ही बहुत नहीं। टाइम फाइनेंशियली कितनी हेल्प की या फिर कैसे था। Por el camino de tierra me fui hacia el campo santo, sin un rumbo fijo salí, buscando el destino. Buscaba la fiesta de allí, carnaval de muertos, donde cantan y bailan así, entre alebrijes y espejos. गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं फाइनली अपना कॉस्ट्यूम का ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैंने कैसे स्टार्ट करा था, कहाँ से स्टार्ट करा था, प्लस उसमें जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्लस हमारी एक ड्रेस हम कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे सोर्सिंग करते हैं, कहाँ से सोर्सिंग करते हैं, प्लस हमारे फोटोशूट्स कैसे होते हैं, फोटोशूट्स प्लान कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कॉस्ट्यूम डिसाइड करते हैं, हर एक चीज़ मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके इस पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं ट्राई करूँगी कि मेरे पास जितनी भी स्नैपचैट्स पर जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा था अपने बेसमेंट में, या फिर मैंने दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करा था, उसकी सबकी मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स है। तो मैं यहाँ जब जैसे ब्लॉग आगे चलता रहेगा, मैं वो क्लिप्स डालती रहूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ और देख पाओ कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में मेरा काम कैसे चलता है मैं वो दिखाऊंगी। उससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस भी हों, आप इस व्लॉग के एंड में लिखते रहना सारे कमेंट्स में, जो मैं नहीं इसमें कवर कर पाऊँगी, वो सेकेंड वाली पार्ट में कवर कर। अच्छा, मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई हूँ, और ऑफिस पहुँचने से पहले और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि लोग मेरे से पूछते हैं अगर आप जॉब करते हो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, उससे कोई हेल्प मिलती है नहीं। तो मेरा बहुत सिंपल था कि मेरे को हमेशा से पता था कि अगर मेरे को कोई भी बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, मैं सीधा एक किसी भी बिज़नेस में नहीं घुस सकती। उससे पहले एक जॉब का एक्सपीरियंस होना थोड़ा-सा, मेरे को लगता है मेरे लिए, मतलब पर्सनली थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि मुझे जानना था कि वर्क कल्चर कैसा होता है, कि मतलब लोग वहाँ पर आप कैसे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए, या फिर एक बिज़नेस में किस चीज़ की ज़्यादा आपको अपने जो आपके लिए लोग काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग को उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती हैं। वो आपको तभी एक्सपीरियंस मिलता है जब आपने एक थोड़ी-सी जॉब करी हो। जैसे मैंने 1.5 साल जॉब करा था इंडिगो में, तो मेरे को वहाँ से पता चला था कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स होती थी, फॉर एग्जांपल कि चाहे वो छुट्टी के लिए हो, या फिर नॉर्मली हमारा कोई वर्कलोड ज़्यादा होता था, या फिर हम लोगों को एक्स्ट्रा आवर्स काम करने होते थे, और मतलब टाइम से आना जाना, या फिर छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं चाहती थी कि वो सारी प्रॉब्लम्स जब मैं कोई भी कंपनी स्टार्ट करूँ तो मेरे लोगों को नहीं हो। तो आई थिंक मेरे लिए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि मैं पहले से एक जॉब करूँ और उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं कि मैंने ये कब स्टार्ट करा और कैसे स्टार्ट करा, तो बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा, पर जब मैं 10th क्लास में थी, हम लोग बुलंदशहर में थे, और मुझे याद है कि मेरे बुलंदशहर में निफ्ट से कुछ लोग आए थे जो समझाने के लिए पूरा का पूरा कोर्स, सब कुछ एक एक चीज़। तो मैंने अपने पापा को जाकर बोला था कि मुझे ये कोर्स करना है। तो तब क्योंकि हम बुलंदशहर में थे और ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में, तो तब पापा ने बोला था कि नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और करना है, ऐसे नहीं होता। फिर मैंने भी उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपना वही रेगुलर लाइफ में कि 12th के बाद कॉमर्स ली, फिर उसके बाद अपना बैचलर्स करा, मास्टर्स करा। और जब मैं मास्टर्स में कोविड के टाइम पर बाहर, मतलब कोविड में जब मैं घर आई थी, तब क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई जॉब भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो तब मेरे को ये लगता था कि मैं 6-7 महीने घर पे सिर्फ बैठे हुई थी, तो मुझे ये लगा था कि मैं एटलीस्ट कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ करने लग जाऊँ। तो वो ये मैंने स्टार्ट इसलिए करा था क्योंकि मुझे कुछ करना था उस टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली बैठे बैठे बस वेट गेन कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव करूँ मैं इस चीज़ से। तो मैंने बस मम्मी को एक दिन ऐसे ही रैंडमली बोला था कि मुझे ये स्टार्ट करना है या मेकअप में कुछ स्टार्ट करना है। तो मम्मी ने बोला था कि मेकअप में स्टार्ट करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, मतलब मुझे कपड़ों की भी नहीं थी, पर मेकअप के लिए फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो मम्मी ने बोला कि तुम अपने कपड़ों के बिज़नेस से स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट भी था। तो वो आइडिया वैसे स्टार्ट हुआ कि मैंने सोचा कि कोविड में अब कुछ करते हैं, और
जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे को एक्चुअली मतलब बहुत ही ज़्यादा भी लगेगा कि मुझे कॉटन और सैटिन के अलावा कोई और फैब्रिक भी होता है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मेरी मॉम ने मेरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करी है। वो मुझे हर एक मार्केट में लेके गई हैं, छोटे से छोटा मार्केट, बड़े से बड़ा मार्केट, और मुझे हर एक कपड़ा समझाया है उन्होंने कि ये कॉटन होता है। कॉटन में भी हर एक चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, सैटिन में भी बहुत टाइप के सैटिन होते हैं। हर एक चीज़ उन्होंने मुझे समझाया। और उनकी एक फ्रेंड थी जो लंदन से अपना फैशन डिज़ाइनिंग कर आई थी, तो उन्होंने मेरे को थोड़ी-सी हेल्प करी स्टार्टिंग में समझने के लिए कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप जब इस इंडस्ट्री में जाते हो या कुछ भी करते हो या फिर इस तरह के गारमेंट्स बनाते हो, तो आपको पैटर्न मास्टर चाहिए होते हैं और वो कटिंग्स चाहिए होती हैं, और कटिंग मास्टर अलग होते हैं और टेलर्स फिर अलग होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो वो सारी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प की। यहाँ से ऐसे वो पूरा स्टार्ट हुआ। मैंने स्टार्टिंग में तो एक्चुअली उनके बेसमेंट से ही स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरे पास मेरे मास्टर जी थे और 2 टेलर थे, तो उनका एक बेसमेंट था जो खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर बोला कि आप इधर से ही स्टार्ट कर लो, फिर मैंने वहीं से स्टार्ट करा। तो फिर जब काम थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा तो फिर हम लोग सेकंड अपने दूसरे ऑफ़िस में हम लोगों ने शिफ्ट करा, और दूसरे ऑफ़िस में भी मैंने वहाँ शिफ्ट करा था जहाँ पापा ने जब अपना न्यूज़ चैनल स्टार्ट करा था, तो उन्होंने उस ऑफ़िस से स्टार्ट करा था। तो मैंने भी जब अपना ऑफ़िस शिफ्ट करा, तो मैंने फर्स्ट टाइम उधर ही ऑफ़िस शिफ्ट करा। मैं अगर उन लोगों ने मुझे अलाउ करा ऑफ़िस दिखाना या फिर वो जगह खाली हुई, मैं आपको पक्का दिखाऊँगी वाली जगह भी। और वरना तो मेरे पास जितने भी स्नैपचैट में क्लिप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब ठीक है, मैं आपको अपने ऑफिस लेकर चलती हूँ। मैं आपको अपने मास्टर जी, टेलर वगैरह से आप काफ़ी बारी मिले हो, पर मैं उनसे भी उनकी जर्नी मतलब आज आपको मैं उनकी साइड से भी उनकी स्टोरी सुनाऊंगी कि उन्होंने कैसे ज्वाइन करा था और उनको कैसा लग रहा है। क्योंकि मेरे जितने भी मास्टर जी और टेलर हैं, मैंने जितना जब डे 1 से स्टार्ट करा था, वो डे 1 से और आज तक भी मेरे साथ हैं। तो ऑफ कोर्स उनको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ काम करना, पर उनसे भी जानेंगे और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी और समझाऊंगी। हमारा पहला जो कलेक्शन है, मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करूँगी, जो हमारा फर्स्ट कलेक्शन है। क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने अपना फर्स्ट कलेक्शन आई गेस जो बस मेरे को ड्रेसेस पसंद थी, मैंने पिंटरेस्ट पे कभी देखी थी, मैंने उसके हिसाब से बिना मार्केट स्टडी करे हुए, कुछ भी करे हुए, वो कलेक्शन लॉन्च कर दिया था। एंड आई स्वेयर वो मेरा आज तक का मतलब उसमें ये सारा का सारा जो भी आप देख रहे हो, ये सारा ये मेरा फर्स्ट कलेक्शन का है, जो मेरा आज तक भी मतलब लोगों में नहीं जाता है। और मतलब ये एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा फेल कलेक्शन था, जिसमें मेरे को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कलेक्शन लॉन्च नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है और लोगों को क्या पसंद है, क्या ट्रेंड में है, या फिर लोग क्या पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद से मुझे ट्रेंड्स के बारे में पता चला, और फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा कि लोगों को पता कैसे चलता है, लोग कैसे कलेक्शन लॉन्च करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है। मैंने आई गेस बस इसमें से एक ड्रेस थी मेरी, जो लकी बेच करके एक ड्रेस, लकी स्ट्राइक करके बेच कर मेरी ड्रेस थी, जिसके मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे। उसी के थ्रू बस मेरे पास थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते थे, वरना मेरा फर्स्ट कलेक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा फेल था। स्टार्ट करा था अक्टूबर 2021 में, तो मेरे पास पहले 3-4 महीने तक मतलब ऐसे ऑर्डर आते थे कि महीने में 1 ऑर्डर, महीने में 2 ऑर्डर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको एड्स भी चलाने होते हैं, या गूगल एड्स नाम की कोई चीज़ होती है, मेटा एड्स कुछ होता है, या फिर फेसबुक पे एड्स चलाने होते हैं। मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, प्लस मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली भी हैं, उनमें से किसी भी लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा हुआ था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। वो कैसे स्टार्ट करा, मुझे कैसे पता चला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभी हम मास्टर जी के पास चलेगा। मास्टर जी से सबसे पहले हम मास्टर जी से बात करेंगे कि मास्टर जी मेरे पास सबसे पहले ज्वाइन करा था जब मैंने 2021 में स्टार्ट करा था। हमारा ब्रांड स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, मतलब लाइव गया था अक्टूबर में, पर हम लोग काम कर रहे थे जून या जुलाई से, बड़ी से। हाँ, कोविड के टाइम। तो अब मास्टर जी बताएंगे। उसके बाद हाँ,
मास्टर जी बताइए, मास्टर ने कब ज्वाइन करा था, कैसे करा था? हाँ, हमारा वही स्टार्ट था। हमारी एक मैडम थी, उन्होंने बताया था इनके बारे में, इनके बारे में, और बस फिर मैं वहाँ गया। जैसे मेरी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हमारी बात हुई, फिर हम थोड़े दिनों के बाद काम स्टार्ट कर दिया था। फिर तब से लेकर करते चले आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे एक मास्टर जी और आए, वही स्टाफ बढ़ता चला गया धीरे धीरे करके। फिर हम लोगों ने जगह चेंज की। हम लोग सबसे पहले थे परी चौक में, परी चौक बेसमेंट में थे, वहाँ से हमारा थोड़ा सा स्टाफ था। उसके बाद फिर हम सेक्टर 4 आए, बड़ी हुई और हमारी जगह, तो वहाँ से कम पड़ने लगा। फिर हम यहाँ पर आए 6 में हमारी कब से चलती जा रही है फैक्ट्री। और अभी हम नेक्स्ट ईयर चेंज करेंगे। अब हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह हमारी कम पड़ने लगी है। फिर मेरे को याद है कि मास्टर जी और मैं पहले ना हमेशा यही करते थे, क्योंकि मैंने हम कोई भी कलेक्शन पहले ऐसे ही लॉन्च कर देते थे बिना कुछ पता होते हुए भी। तो मैं मास्टर जी को बस फोटोज दिखाती थी कि मास्टर जी आप ऐसा ऐसा कुछ बना दो, ये कर दो, वो कर दो, और हम लोग बिना कुछ करे हमारा पहला कलेक्शन बिल्कुल ही बेकार गया था, जिसमें से कोई हाँ। ऑर्डर नहीं आए थे। पहले हमें 2-3 महीने तक तो हमारे कोई ऑर्डर नहीं बिल्कुल बहुत टाइम नहीं, तक। स्टार्ट में हमारा ये। हाँ, उसके बाद हमने कुछ और अच्छा करने को, उसके धीरे धीरे करते गए और उसके अच्छा बाद हमारी करते चले गए। ड्रेस थी सीक्रेट डिजायर ड्रेस, जो वो रेड वाली है? रेड वाली ड्रेस, हाँ। उससे हमारा ब्रांड मतलब आगे बढ़ा, लोगों ने सब पहचाना, क्योंकि वो एक हमारी ऐसी ड्रेस थी जिसके आज तक भी अगर हमारे पास दिन में उसके 5-6 ऑर्डर नहीं आ ही आते हैं जाते तो हैं, हाँ, कम से उसके कम आते ही आते हैं। मतलब हमने हमारी 2 सबसे टेलर best रखे थे जो स्पेशल उसी के लिए सिर्फ बनते रहते उसी पर काम करते थे, उसी ड्रेस के लिए। फिर तो बहुत अच्छा स्टाइल बने, हाँ, फिर और तो बनते हाँ। बनते बनते अब हमारा काम एक बढ़िया हाँ, लेवल पर अब आ है। अब बहुत अच्छे डिजाइन दे रहे हैं आजकल, और आप देखिए तो वेबसाइट बढ़िया डिजाइन वाली है। मास्टर जी ने मार्केटिंग भी कर दिया, आप वेबसाइट पे देख सकते हो। पहले जब मास्टर जी मेरे से मिल रहे थे तो मैंने मास्टर जी को समझाया था कि हम लोग उनके लिए कपड़े बनाएंगे, क्योंकि पहले मेरा कॉन्सेप्ट था पिटीट लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों के लिए, हाँ, इंडिया में ना हमेशा 5'4", 5'3" से जो भी लोग नीचे होते हैं उनके लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, और मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्लस मेरे को ये लंदन में नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कपड़े जी, मिल जाते थे, starting यहाँ में। इंडिया में नहीं मिलते थे। तो हम लोगों ने पिटीट से स्टार्ट करा था। मैंने अपनी डमीज भी इस तरह 2 से डमी बनवाई थी। हमारी बनी हुई है, हाँ। जो स्पेशल उसी के लिए बनवाई उसी के लिए है। बनी थी। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि जितने भी सिर्फ 5'4" और 5'4" से नीचे की लड़कियां होती हैं, स्पेशली हम लोग उनके लिए कपड़े बनाएंगे। पर उसके बाद में ऑर्डर वैसे भी आने लगे, फिर लोग कस्टमाइज आने लगे कि मेरी हाइट लंबी है, ये है वो। फिर हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज सब साइज बनाना शुरू कर फिर दिया। हमने सब साइज अब स्टार्ट कर दिया है, मतलब 2 साल से स्टार्ट कर दिया था। पर पहले हमारा 6-7 महीने तक वही था कि हम यही लोग चला था, पिटीट, छोटे size हाँ, में पिटीट में कर सकते हैं। तो उसी का सारी चीज हमारे उससे होते चले जा रहा है। सारी चीजें के लिए बड़ी साइज बनाते हैं, उसी से छोटी साइज बनाते हैं, सबको ठीक। पहले हम लोग स्पेशली यही था कि 5'3", हाँ, 5'2" यही वाली था। लड़कियों के लिए हम बना रहे थे, उनके लिए मिलता नहीं है इंडियन मार्केट में। तो मेरी वही मतलब मैंने जितना रिसर्च करता मार्केट, उससे मेरे को यही पता चला था कि इंडिया में अभी तक, मतलब उस टाइम 3 साल पहले तक ऐसा कोई भी वो नहीं था कि 5'3" से नीचे के लिए, क्योंकि लोग फिर कट कराते थे सब कुछ। जैसे भी मैंने कोई कॉट सेट हाँ, ली बिल्कुल, तो उनकी पैंट उनका हमेशा height मास्टर से, हाँ, मैं मास्टर से हमेशा उसका नीचे से वो कटने के लिए आती अभी भी जो ऑर्डर होते हैं उनमें लोग दिक्कत करते हैं, हाँ। बताते हैं कि हमारी हाइट छोटी है तो हम आप हमारे करके देते हैं। हाँ, तो हम करके देते हैं, कस्टमाइजेशन करके देते हैं। अगर आपकी हाइट लंबी है या फिर अगर आप छोटे हुए हैं जैसे भी, बिल्कुल। फिर हम लोग उस हिसाब से पूरा कस्टमाइज अभी कर देते हैं वैसे। बिल्कुल। और ये हमारा पैटर्न रूम है, जहाँ पे हम हमारे जितने भी मास्टर जी पैटर्न काटते हैं उसके अंदर हम सारे साइज के पैटर्न बनाते हैं। इस कह सकते हैं, मतलब इस रूम में भी कोई कम जगह है तो हम लोगों ने 2-3 रूमों में डिवाइड करा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है बीच में जो मेरे पास लॉस हमेशा आता था कि आपको फाइनेंशियली कितनी हेल्प की या फिर कैसे था। तो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को ऐसा कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ में। जब मैं आपको बताई कि 4-5 महीने तक मेरी कोई सेल नहीं थी, मेरे पास 3-4 ऑलरेडी लोग थे जो मेरे अंडर उस टाइम काम कर रहे थे। तो मेरे को उनकी जो जितनी भी सैलरीज होती थी या कुछ भी होती थी, 7 महीने तक 8 महीने तक प्रॉपर मेरे पापा ने सैलरीज दी है उनकी। मेरा रेंट भी पापा दे देते, मेरी सैलरीज भी पापा देते थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी कैसे काम करना है। तो मेरे पर कोई प्रेशर भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा, बट मेरे सारे 7-8 महीने तक पूरा प्रॉपर उन्होंने एक चीज़ देखा है। और उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ है, लोगों को ये भी लगता है कि अगर आपके पास मतलब सिर्फ पूरा प्रॉपर पैसा है तो आप बहुत अच्छा ब्रांड बनाते हो, जो मेरे दिमाग में भी था कि मेरे पास मेरे पापा इन्वेस्ट करेंगे और मेरा नेक्स्ट ज़ारा बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक्चुअली बहुत अच्छी टीम लगती है अपना एक ब्रांड बनाने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप जानते नहीं हो कि मार्केट में क्या आने वाला है, तो आपका ब्रांड, आपके पास कितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, वो ब्रांड कभी नहीं बन सकता। और ये गलती मेरे से स्टार्टिंग में बहुत होती थी। तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियल हेल्प है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, पर उसके बाद भी आपको नॉलेज
मार्केट की नॉलेज कि क्या चल रहा है, कैसे चलाना है, कैसी टीम चाहिए, किस टीम से आपको क्या हेल्प मिल सकती है, उस चीज़ के लिए भी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उस चीज़ की। और ये है हमारे कटिंग मास्टर जी, जिन्होंने हमारे साथ उसी बेसमेंट में स्टार्ट करा था जब हम लोग बेसमेंट में काम करते थे। तो मास्टर जी आप भी अपने बारे में थोड़ा सा। मैं नबी साहब के यहाँ पहले काम करता था परी चौक पे। मास्टर वहाँ जी, से फिर मैं गए एक जगह और, तो वहाँ काम किया मैंने। वहाँ के बाद फिर लवीसा जी ने मुझे, इनसे बात हुई होगी मैडम जी से, फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे पास आ जाओ, एक मैडम जी खोल रही हैं कंपनी। तो इन्होंने फिर जो है कंपनी खोली, और हम सिर्फ पहले अकेले थे, उसके बाद फिर 2 हो गए, 2 के बाद काम बढ़ता गया, 4 हो गए, 4 के बाद 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। अब इतना अच्छा काम चल रहा है, खूब प्रोग्रेस हो रहा है अच्छी तरीके से, और मुझे काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं हर जगह से ज़्यादा यहाँ सुकून मिला है, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, और जब तक रहूँगा तब तक खुश ही रहूँ। ऐसा रहना सर नहीं था, स्क्रिप्ट बनवा देते हैं, स्क्रिप्ट में से बोलते हैं लोग। चलो ठीक है मास्टर जी। जब मेरा फर्स्ट कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, तो मैं ना मतलब मेरे को कैसे पता चला कि कैसे काम करना है और कैसे ब्रांड, मतलब एक इंस्टाग्राम का पेज ब्रांड बन सकता है। क्योंकि मैं ना दूसरे ब्रांड्स को बहुत फॉलो करती थी, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था होम ग्रोन, सारे होम ग्रोन ब्रांड्स मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे, और अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सब। तो मैं हमेशा उन लोगों को देखती थी कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, कि इतने सारे उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर इतनी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर उनका सारा का सारा जितने भी टॉप एक्टर एक्ट्रेस सब लोग कपड़े पहन रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अप्रोच करना है उन लोगों को, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत स्टूपिड है कि मेरे को मैं चाहती थी कि आलिया भट्ट मेरे कपड़े पहने, तो मैं आलिया भट्ट को डीएम कर रही थी कॉस्ट्यूम मॉडल से, मतलब वो क्यों मेरा डीएम देखेंगे। तो मेरे को समझ नहीं आता कि लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं उन्हें। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि सारे के सारे मोस्टली जितने भी ब्रांड्स थे, मतलब मेरे को किसी के थ्रू पता चला था कि वो लोग स्टाइलिस्ट को अप्रोच करते हैं। स्टाइलिस्ट में भी जो उनके इंटर्न्स होते हैं, या फिर उनके जो हेल्प करते हैं, मतलब जो उनको असिस्ट करते हैं वहाँ पर, उन लोगों को रीच आउट करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे डीएम डालते हैं, और फिर वो आपको रीच आउट करते हैं। उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो हेड स्टाइलिस्ट से, और फिर वो फिर आप लोग से सोर्सिंग करते हैं, और फिर आप को टैग वगैरह करते हैं अगर उनको करना होगा तो। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मुझे ऐसे ही पता चला था कि क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्टार्टिंग से कर रही थी, पर मेरा वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं राइट इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट नहीं कर रही थी। तो जितने भी लोग, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो कभी भी कोई भी ब्रांड, मतलब सिर्फ क्लोथिंग नहीं, किसी भी लाइन में अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो राइट इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हो सकता है किसी की 1 मिलियन फॉलोअर्स हों, और वो सिर्फ फूड का कंटेंट डालते हो, और आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दे दोगे, कपड़े दे दोगे, तो कभी भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंगेजमेंट अच्छा है, व्यूज़ अच्छे हैं, पर मेरा प्रोडक्ट मतलब वेस्ट हो गया। तो ये मेरे को 3 से 4 महीने बाद समझ में आया था कि मैं इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रही हूँ, पर वो राइट इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, मतलब वो फैशन इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, उनको लोग कपड़ों की वजह से नहीं देखते हैं। तो मैंने फिर मेरा फर्स्ट कोलैब था एक इन्फ्लुएंसर के साथ, मैंने किसी के थ्रू कराया था। मेरे को आई गेस वहाँ से सबसे ज़्यादा फिर सेल्स आनी स्टार्ट हुई थी। फिर मेरे को समझ में आ गया था कि राइट इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कमेंट सेक्शन से मोस्टली समझ में आता है कि किस टाइप के ऑडियंस या किस टाइप से आप मतलब जिसको भी टारगेट कर रहे हो सही ऑडियंस है या नहीं। तो अगर आप अपना कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ बस रैंडमली किसी भी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट मत करो। मेरा सबसे पहले यही सजेशन होगा कि आप पहले देखो कि अगर आप फूड का कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, तो वो अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो फूड की ज़्यादा चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप क्लोथिंग का कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप देखो कि वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, जो आपने मेकअप प्रोडक्ट कोई लिया है, तो कोई मेकअप के बारे में ज़्यादा बात कर रहा होगा, तो आप उनको रीच आउट करो। और मेरा ये भी होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा पेड कोलैब्स करता है, या फिर बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस में रील या पोस्ट डालता है, मैं उनको भी रीच आउट नहीं करती, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप बार बार डाल रहे हो, तो ऑडियंस भी फिर ये सोचती है कि वो पेड कोलैबोरेशन है। तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं पेड कोलैबोरेशन से दूर रह के अगर सोर्सिंग या फिर थोड़ा
ऑर्गेनिकली हो रहा है तो मैं उसके थ्रू ज़्यादा जाऊँ और पेड कोलैबोरेशन कम करूँ, क्योंकि पेड कोलैबोरेशन में मतलब हो सकता है लोग के लिए काम करता हो पर मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे पेड कोलैबोरेशन। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 करे थे और उसके बाद मेरे को वो रिजल्ट नहीं आते थे, तो मैंने पेड कोलैबोरेशन को अभी एकदम नो कर दिया है और मैं ट्राई करती हूँ कि ऑर्गेनिकली हो जाए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस होता है और हम लोग कैसे फैब्रिक सोर्स करते हैं और हमारा कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, वो मैं पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। उससे पहले एक और चीज़ है जो मैंने अपने ब्रांड में अलग करने का ट्राई करा था, वो था कि मैंने ना इंडियन बॉडीज़ के हिसाब से मैंने सोचा था पहले, मैंने साइजिंग समझने के लिए बहुत सारा, क्योंकि मैं जब पिटीट साइजिंग कर रही थी तो मैंने साइजिंग समझने के लिए यूके से काफ़ी सारा सामान ऑर्डर करती थी अपने से कि मैं अपने मास्टर जी को बता देती थी यूके में कैसे साइजिंग चल रही है और कैसे नहीं। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि मैं जब उसके हिसाब से कपड़े बना रही थी तो लोगों को इंडियन बॉडीज़ में मोस्टली प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनका जब भी हम लोग कोई बस्ट पैड लगाते हैं, बस्ट साइज बनाते हैं, तो क्या होता है उनके यूके के हिसाब से वो उनके हिसाब से आता है और हमारे इंडियन बॉडीज़ पे वो फिट नहीं बैठता था। तो मैंने अपने मास्टर जी को फिर वही समझाया कि हम लोग को इंडियन के हिसाब से मतलब इंडियन बॉडीज़ के हिसाब से ड्रेसेस बनानी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई भी नॉर्मल ड्रेस बना रहे हैं जिसमें भी अगर हम लोग बस्ट पैड यूज़ कर रहे हैं, बस्ट साइज यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से हो कि इंडियन बॉडीज़ को सूट करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग हम लोग पूरा का पूरा स्टार्ट कैसे करते हैं। मेरा आज भी वही है कि मैं लोगों से फ्रीलांसिंग पे, मतलब मैंने कोई एज सच कोई डिज़ाइनर नहीं रखा हुआ है, मेरा फ्रीलांसिंग पे चलता है कि मैं किसी को भी बता देती हूँ कि मैं इस टाइम पर, मतलब 2-3 लोग हैं जिनको मैं अप्रोच करती हूँ, फिर मैं उनको बता देती हूँ कि ये थीम है और मैं इस हिसाब से कपड़े लॉन्च करना चाहती हूँ। वो मेरे को अपने डिज़ाइंस भेजते हैं और जो भी अप्रूव होते हैं हम लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। प्लस पिंटरेस्ट भी काफ़ी हेल्प करता है, थोड़ा बहुत हम पिंटरेस्ट को भी देखते हैं कि पिंटरेस्ट से भी, कि मैं झूठ क्यों बोलूँ कि सिर्फ सारा डिज़ाइनर्स का होता है, कि कुछ ऐसे भी डिज़ाइंस होते हैं जो काफ़ी चल रहे होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं, वो पिंटरेस्ट से मैं लेती हूँ और मैं मास्टर जी को बता देती हूँ कि ये कुछ डिज़ाइन है जो डिज़ाइनर्स ने भेजे हैं और ये 2-3 डिज़ाइन है जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाले हैं, तो आप ये सारा का सारा इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो हमारे नए डिज़ाइन में मैं सबसे पहले मास्टर जी के पास जो भी हमारे डिज़ाइन सब प्रूफ होते हैं वो मैं लेकर आती हूँ मास्टर जी के पास। फिर मास्टर जी का सबसे पहले पैटर्न निकालते हैं और सैम्पल बनाते हैं। हाँ, फिर सबसे पहले मसलन बनता है उसका, वो या तो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज बनवाते हैं सबसे पहले, तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो फिट है या नहीं है। फिर मैं 1-2 लोगों को और ट्राई कराती हूँ और उसके बाद में मास्टर जी के पास लेकर आती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, मास्टर जी सही करते हैं और उसके बाद होता है वो फाइनल। फिर उसका फिर क्या होता है, फिर हाँ, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फैब्रिक या कौन सा कलर सूट करेगा। तो हम लोग उस हिसाब से फैब्रिक, मतलब मेरे 2-3 लोग हैं जो रायपुर में हैं और सूरत में हैं और 1-2 लोग इधर भी हैं वेंडर्स मेरे जिनसे मैं अपना फैब्रिक सोर्स करती हूँ। अगर आपको उनकी डिटेल्स भी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं ऑब्वियसली आप लोगों को शेयर कर दूँगी जिनसे भी मैं फैब्रिक सोर्स करती हूँ। तो उन लोगों से मैं जितने भी उनके पास नए डिज़ाइन आए होते हैं तो वो पूरा स्वॉच मंगाती हूँ हम लोग। फिर मैं मास्टर जी थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये कलर अच्छा लगे, ये फैब्रिक अच्छा लगेगा, और उसके बाद हम उस फैब्रिक में वो बना कर देखते हैं। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हम लोग को नहीं समझ में आता, फिर वो पीस बेकार हो जाता है। मतलब हमारे पास ऐसे काफ़ी पीसेज है जो हमने पूरा प्रॉपर बनाए हैं, फिर हमको समझ में नहीं आया फैब्रिक के बाद, फिर हम लोगों ने उसके बाद पैटर्न बनते हैं, उसके फिर क्लियर पहले हैं, जो अच्छा लगा वो बनाते हैं, उसके बाद बनाते चले जाते हैं। मसलिन बनने के बाद फैब्रिक, फिर जब फाइनल फैब्रिक डिसाइड होता है उसके बाद पूरी ड्रेस बनने के बाद, मतलब ये लोग ड्रेसेस हमारी बनाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी मोस्टली हाँ सैम्पलिंग में नए वाले चल रहे हैं, हाँ ये वाले नए वाले चल रहे हैं, ये हमारी सैम्पलिंग में हेल्प करती है, सैम्पल्स बना कर रहते हैं। राम नरेश भैया भी हैं जो सैम्पलिंग हेल्प करते हैं, मनीष भैया भी हैं जो सैम्पलिंग हेल्प करते हैं, ये जो सैम्पलिंग हेल्प करते हैं। तो ये लोग सारे के सारे हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट हमें हमारा फाइनल चीज़ बना कर देते हैं, जिसको हम फिर ट्राई करते हैं और दूसरे लोगों से भी कराते हैं। और जब वो फाइनल हो जाता है उसके बाद प्रीति हमारी उधर फिनिशिंग करती है पूरा का पूरा प्रोडक्ट को, और उसके बाद फिर हम लोग पूरा शूट प्लान करते हैं। और शूट में भी तो सबसे पहले मैं एक फोटोग्राफर हायर करती हूँ। फोटोग्राफर से क्योंकि जिनके साथ मॉडल्स के साथ उन्होंने काम करा होता है तो उन्हें पता होता है कि वो अच्छी मॉडल है या फिर वो इस गारमेंट के लिए परफेक्ट होंगी या नहीं।
तो मुझे वो रेफरेंसेस भेजते हैं, मैं उन मॉडल्स की एजेंसी को रीच आउट करती हूँ, फिर उसके बाद मॉडल्स हायर करती हूँ, उसके बाद फिर स्टाइलिस्ट हायर होते हैं, शूट की डेट प्लान होती है, शूट की लोकेशन फाइनल करते हैं, और उसके बाद पूरा शूट कैसे होता है इसका पूरा मैंने अलग से एक व्लॉग बनाया है, जो इसके बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेगा। उसमें पूरा मैंने पूरा शूट दिखाया है, पूरा शूट का प्रोसेस एक्सप्लेन करा है, और मतलब इस तरह से थोड़ा काम होता है। और सेकंड कलेक्शन के बाद मेरे को सबसे बड़ा शौक तब लगा था जब मेरा कलेक्शन अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और लखन एंड नीतू ने अपने व्लॉग में मेरा पूरा कॉस्ट्यूम आर्टी का एक पूरा एक व्लॉग है जो उनके चैनल पर भी अपलोड करें, तो उन्होंने वो अपलोड करा था, और उससे इतना ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आया था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया था कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी। तो मतलब मुझे नहीं पता वो अच्छी चीज़ है बेकार चीज़ है, पर वो वेबसाइट मेरी AWS पे बनी हुई थी उस टाइम, जिसको वो इतना मतलब ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाई, जिससे वो क्रैश हो गई। फिर वही कि एक हफ्ते बाद मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट बनवाई उस शॉपिफाई पे। आई थिंक मेरे को लगता है मैंने अभी AWS पे भी काम करा है वेबसाइट में, और शॉपिफाई पे भी काम करा है। शॉपिफाई बहुत यूज़र फ्रेंडली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा काम से बहुत आसान हो जाता है, और मतलब वो एक हफ्ता मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मेरे पास ट्रैफिक आया था, लोग आए थे, फॉलोअर्स आए थे, और लोग ले भी रहे थे, पर लोगों को समझ ही नहीं आता कि कैसे लेना है, कि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। होम ग्रोन ब्रांड हो और आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कोरियर सर्विसेज ऐसी लो जैसे फ्लू आर्ट है या फिर एक्सप्रेस भी है, क्योंकि ये लोग ना एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको एक बिजनेस मैनेजर है जिससे आप डायरेक्टली उसको रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है। शिप प्रॉफिट पर थोड़ा सा मतलब स्टेजेस होती हैं, मतलब अगर आपको अपनी कंप्लेंट देनी है तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस है कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करो, आप डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो कोरियर कंपनी को, तो उनको भी नहीं पता होता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो एक प्रोसेस है उनका। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको थोड़ी हैसल फ्री सर्विसेज चाहिए और थोड़ा ऐसा चाहिए कि आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं पड़े, तो आई सजेस्ट कि आप फ्लू आर्ट, एक्सप्रेस भी, ई-कॉम, ई-कार्ड जो भी कंपनी होती है उससे डायरेक्टली रीच आउट करो और उससे डायरेक्टली बिजनेस करो। ये हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली ड्रेस है, मतलब इसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स की ड्रेस है हमारे पास, और मतलब ऑब्वियसली सारी ड्रेस के भी आते हैं, जिसके हमारे पास सीक्रेट डिज़ाइन के लिए टी-शर्ट्स जीन्स वगैरह की ड्रेस है, और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 6-7 घंटे एटलीस्ट लगता है। ये ड्रेस है जो इंस्टाग्राम पे, ये मेरी फर्स्ट ड्रेस थी जो एक्चुअली मतलब थोड़ा वायरल गई थी, जिसमें ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करा था, पहना था, तो ये थोड़ा सा ये हो गया था कि मेरे को काफ़ी पसंद आई थी वाली ड्रेस, और ये भी मेरी बेस्ट सेलर ड्रेस है, और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसको भी 6-7 घंटे लगते हैं। तो हम लोग का ना प्रोसेस ही मतलब पूरा ऐसे ही होता है कि अगर मास्टर जी कटिंग कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, उसके बाद इनके पास जाता है, इनको ड्रेस बनाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रीति के पास जाता है, प्रीति उनको पूरा फिनिशिंग करके और अच्छे से फिर पैकिंग करती है। और पैकिंग का भी हमारा मैं पैकिंग का भी प्रोसेस है, ऑर्डर्स का भी समझा देती हूँ। हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जैसे हमारे पास कल जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे, वैष्णवी यहाँ पर वैष्णवी मास्टरी को इस हिसाब से पूरा ऑर्डर्स की लिस्ट बना कर देती है, जिसमें हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं एक दिन के, वो मास्टरी के पास जाते हैं कटिंग के लिए, और यहाँ से कटिंग होने के बाद फिर उनके पास जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ जाते हैं, उसके बाद लेबल शिपिंग लेबल निकालना और फिर पैकिंग करना अच्छे से, और फिर आप लोगों तक पहुँचाना। मतलब इसको जब मैं स्टार्ट कर रही थी इस पूरी चीज़ को, तो मेरी मॉम ने तो मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि वो मेरे को हर एक मार्केट में लेके जाती थी, कपड़े समझाती थी, मेरे को डिज़ाइन भी भेजती रहती थी। मेरे पापा ने मेरी स्टार्टिंग में फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी, और ऐसा नहीं है कि आज वो नहीं करेंगे अगर मुझे नहीं चाहिए होगा, पर अभी मैं थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा ठीक काम चल रहा है, पर अगर मेरे को कभी भी हेल्प की ज़रूरत होगी, मुझे पता है वो मेरी हेल्प कर ही देंगे। और लखन ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि वो मुझे चीज़ें समझाता रहता था कि दूसरे ब्रांड्स कैसा कर रहे हैं, तू भी ऐसा कर, वैसा कर। और नीतू ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी मार्केटिंग में उस टाइम। मेरे को याद है कि जब वो फर्स्ट टाइम आई गेस वो लखन दुबई गए थे, तो उससे मेरी एक ड्रेस है, लॉस्ट ट्रूली करके ड्रेस है, जो उससे पहना था, और वो फर्स्ट रील थी मेरे पेज पर जो वायरल हुई थी। आई गेस उसके 3 मिलियन 2.5 मिलियन कुछ ऐसे करके व्यूज़ थे उस ड्रेस से मेरे को, क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम भी था, प्लस वो थोड़ा गाइस अभी आपको मैं देख नहीं रही हूँ कि यहाँ पे लाइट चलेगी, कभी कभी ऐसा भी होता है लाइट भी चली जाती है। हाँ, क्योंकि उस टाइम क्रिसमस का टाइम भी था, तो वो ड्रेस काफ़ी, क्योंकि वो रील वायरल गई थी नीतू के पेज पर, और फिर जब मैंने भी डाला कॉस्ट्यूम क्वांटिटी पे तब भी हो गई, तो उस वजह से मेरे को काफ़ी सेल्स आई थी, और वहाँ से एक्चुअली लोगों को ज़्यादा पता चला था मेरे ब्रांड के बारे में।
और उस चीज़ से ना मेरे को एक और चीज़ समझ में आया था कि लोगों को, जो अब कस्टमर्स है, क्योंकि अब पूरा मार्केट चेंज हो गया है, लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उन लोगों को ना मॉडल्स पर फोटोज देखकर वो अब नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर आप कभी भी किसी को, मैं आज भी शूट वैसे ही कराती हूँ क्योंकि मेरे को ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पर अब मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है कि अगर मैं मॉडल्स पर शूट करा रही हूँ, उसके बाद मैं खुद भी वीडियोस मतलब रील्स बनाती हूँ कपड़े पहन के, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली बॉडीज पे कपड़े कैसे लगते हैं। क्योंकि जब आप मॉडल्स पे शूट कराते हो और आप शूट करा रहे हो, आप एडिट भी कराते हो, तो वो एकदम परफेक्ट पिक्चर लगती है। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि जैसी मॉडल के ऊपर दिख रही है वैसे शायद उनके ऊपर नहीं दिखे, तो उनको रियल बॉडीज पर देखना ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ भी कोलैब कर रही हूँ, या फिर मैं खुद भी रील्स बना रही हूँ, या मैं नीतू से बनवा रही हूँ, या मैं सैंडी से बनवा रही हूँ, किसी से भी, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो मेरे को प्रॉपर वीडियो बना कर दें विदाउट एनी एडिट या किसी भी चीज़ के, जो मैं अपने रील्स पे डाल सकूँ, जिससे लोगों को पता चले कि बॉडीज पर कैसी लगती है। और उससे काफ़ी सेल्स में हेल्प मिलती है। मतलब अगर आप लोग ये ट्राई नहीं कर रहे हो, अगर किसी का भी क्लोथिंग ब्रांड है वो ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मॉडल्स के ऊपर फोटोशूट कराकर और वही रील्स को एड्स में चला रहे हो, तो उससे आपको इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आएंगी। अगर आप खुद पर या किसी और इन्फ्लुएंसर के थ्रू शूट करा रहे हो और आप उन वीडियोस को अगर आप एड्स में चलाओगे, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच आती है और उससे ज़्यादा सेल्स भी आती है। और एक और एडवाइस है मेरी सारे ब्रांड्स के लिए, या फिर सारे जितने भी लोग हैं, अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है हर एक चीज़ खुद से कर सकते हो और हर एक चीज़ में आप परफेक्ट हो और आप थोड़े कंट्रोल फ्री हो, वैसे ब्रांड नहीं चलता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसी थी कि मेरे को हर एक चीज़ खुद से करनी थी, मेरे को वेबसाइट भी खुद ही देखनी थी, मुझे शिप प्रॉफिट भी खुद देखना था, मुझे ऑर्डर्स भी खुद देखने थे, मैं हर एक चीज़ खुद से कर रही थी, तो मैं वहीं स्टक थी। तो मैं आगे सोच ही नहीं पाती थी कि कभी कुछ और भी करना है मार्केटिंग में, या फिर कभी कुछ और चीज़ें आगे बढ़ाओ कि मैं उस ब्रांड को 0 से 10 से लेकर 100 तक लेकर जाऊँ, तो क्योंकि आप वहाँ स्टक हो जाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप परफेक्ट टीम हायर करो, जो आपके लिए थोड़े जितने भी डे टू डे काम है वो सारे के सारे कर सके, और आपका ज़्यादातर ध्यान अपना ब्रांड को और आगे बढ़ाने में लगे। तो अच्छी टीम हायर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ अच्छी टीम हायर करने में। मतलब मेरी टेलर्स अमेजिंग है, मेरी वैष्णवी काम कर रही है बिल्कुल अमेजिंग है, प्रीति मेरा पूरा काम देखती है, फिनिशिंग का एकदम अमेजिंग है। बट मैं ये बस मार्केटिंग की टीम है, वो लोग मेरा काम कर रहे हैं। पर अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जिन्होंने पहले किसी भी क्लोथिंग ब्रांड में काम करा और जो मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकता है इस ब्रांड को 0 से 100 से थोड़ा और ऊपर लेकर जाने में, प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना। मेरा लास्ट ये हुआ कि अगर आप मेरा वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो राइट ट्रेंड को जानना, मतलब सिर्फ ट्रेंड में ही जानना नहीं, मतलब हमेशा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या कोई भी कलेक्शन लॉन्च करते हो, मैं ये मतलब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बस मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं कम से कम 12-13 कलेक्शन लॉन्च कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर आप 40 प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसमें से आपके 2 या 3 हीरोज प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें आपको दिन में कम से कम उसके 7, 8, 10, 12 ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। कुछ तो 4-5 प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आपको ऑर्डर्स दिन में सिर्फ एक बार आता है, और फिर उनमें से कुछ 4-5 ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमेशा हर एक कलेक्शन में सारे ब्रांड्स के साथ, जिनका आपको कभी कोई ऑर्डर नहीं आता, या भूले भटके 6-7 महीने में एक ऑर्डर आ जाता है। तो कभी भी आप ये कलेक्शन कभी भी कोई आप लॉन्च कर रहे हो, तो हमेशा ट्राई करो कि उसके अंदर अगर आप 4 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तो 4 बेसिक प्रोडक्ट्स भी डाल सकते, क्योंकि सब लोग मैं पहले क्या करती थी, मैं सिर्फ पार्टी वेयर डालती थी या मैं सिर्फ ब्लिंकी प्रोडक्ट्स डालती थी। अभी मैंने ये स्टार्ट करा है स्ट्रेटजी की, और जो मेरे को हेल्प भी कर रही है कि अगर मैं कोई भी कलेक्शन लॉन्च कर रही हूँ, अगर मैं उसमें 7 कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ तो मैं 7 कोई बेसिक चीज़ें भी डालूंगी। तो इससे क्या होता है, आपका मार्केट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर आप सिर्फ पार्टी वेयर कर रहे हो तो उससे वो पार्टी वेयर में आप स्टक हो जाओगे। ये मेरे लिए काम कर रही है स्ट्रैटेजी, हो सकता है आपके लिए नहीं करे, या फिर आपके लिए कोई और स्ट्रैटेजी काम करे, या फिर कुछ और अच्छा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं भी अप्लाई कर सकूँ। और मैंने बहुत ऑनेस्टली इस ब्लॉग को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। तो मैंने अपना प्रोडक्ट जो मेरा फर्स्ट कलेक्शन सेल हुआ था उसके बारे में से लेकर, और मेरे मास्टर जी कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं, वो पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ओके गाइस, मैं अपना पार्ट 1 अभी इधर ही ख़त्म करूँगी। आई होप आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर करे हों। अगर कुछ रह गया हो तो आप इस ब्लॉग के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। बस मेरी लास्ट में यही एडवाइस होगी कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको
मतलब फर्स्ट 6-7 मंथ्स जैसे मेरे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने ही बिजनेस में अपनी अनपेड इंटर्नशिप कर रही हूँ, जिसमें बस मैं सीख रही थी बहुत सारी चीज़ें। दूसरों के बिजनेस को देखकर भी आपको सीखना पड़ता है, दूसरे लोगों से भी आपको सीखना पड़ता है, और आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है, मतलब रेडी रहना पड़ता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी और लोग आपसे बेटर जानते होंगे। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि आप बेस्ट नहीं हो, और आपको बहुत लोगों से सीखना पड़ेगा। दूसरी जो मुझे लगता है, अगर आप मतलब जैसे मेरे साथ ये था कि मेरे को मतलब मेरी फैमिली में कोई ये बिज़नेस नहीं कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स ये बिज़नेस नहीं कर रहे थे, तो मेरे को बहुत टाइम लगा था एक मतलब ब्रेक इवन पे पहुंचने में भी। और अभी तो हमारे पास, मतलब अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख कर सीख सकते हो, आप दूसरे ब्रांड्स को देख कर सीख सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में यही करा था, मतलब मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे यही करा था कि जब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या सही या क्या गलत कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारे ब्रांड्स को देखती थी जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा था, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और आज भी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं को देखती थी कि वो कैसे कर रहे हैं। तो मैंने ना दूसरे ब्रांड से सीखा है, दूसरे लोगों से बहुत सीखा है, मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा है, मैं लोगों के पॉडकास्ट वगैरह देखती थी, मैं उनसे भी सीखती थी। तो आपके अंदर वो थोड़ी सी विल होनी चाहिए कि आप बेस्ट नहीं हो और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा कि फर्स्ट 6-7 मंथ्स, मतलब मैंने तो नहीं बनाया था कोई भी प्रॉफिट मतलब 6-7 मंथ्स का, मैंने मतलब 1 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं बनाया था। मैं ब्रेक इवन पर ही 7-8 महीने बाद पहुंची थी। तो उसके लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। और आपके और जो भी क्वेश्चंस हों, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे नहीं पता है कि मैंने इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, मैंने बताया नहीं होगा। तो अगर कोई भी ऐसा कोई पॉइंट है जो मेरे को एक्सप्लेन करना था या बताना था और मैंने नहीं बताया है, वो भी मेरे को बता देना, और मैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगी। और आई होप आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर पार्ट 2, और अपने सारे क्वेश्चंस भी इसके नीचे मेरे को बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 500 रुपये का भी ऑर्डर हो, 400 रुपये का भी ऑर्डर हो, 100 रुपये का भी ऑर्डर हो, पर वो उस होम ग्रोन ब्रांड के लिए, मतलब वो एक टिंग की आवाज़ आती है ना शॉपिफाई पे जैसे ऑर्डर आता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब उस आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं। मेरे से भी किसी ने ये भी पूछा था कि आपने पैटर्न मास्टर जी क्यों रखे हुए हैं, ये ड्रेसेस तो ऐसे भी बन जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि लखन नीतू का जो ब्रांड है लॉस, वो भी अपने यहाँ पर ही, उसका भी यहाँ पर इधर ही काम हो रहा है। अपना बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब करना है, किसी भी तरह से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है।